22 अप्रैल 2026 बुधवार को अपराह्न 6 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसके संबंध में ब्रीफ करने के लिए ही यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आज कुल 22 एजेंडा पर विचार हुआ। एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। मेरे साथ नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार मौजूद हैं। आईटी के सचिव श्री अभय और युवा रोजगार एवं कौशल विकास के सचिव श्री कौशल भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे संबंधित जो एजेंडा था उसके बारे में विस्तार से आपको वो जानकारी देंगे। मैं पहले एक बार संक्षेप में आपको जितने भी आज निर्णय लिए गए उनके संबंध में बता देता हूँ। पहला आज का एजेंडा था मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का बिहार निबंधन नियमावली 2026 तथा 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन की विशेष सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जहां पर कि ऐसे लोगों के घर में जाकर के एक वाहन से वहीं पर उनका बायोमेट्रिक इत्यादि लिया जाएगा और वहीं जाकर के निबंधन कराने की स्वीकृति दी जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु 15 एकड़ 1 डिसमिल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आगे चलकर इस भूमि को ईशा फाउंडेशन को दिया जाएगा, जो वहां पर पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। यह भी कांवरिया मार्ग पर यह भूमि अवस्थित है, उसके पास है। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, सारण जिला अंतर्गत सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास एवं भू अर्जन किए जाने के संबंध में यह निर्णय था। इस पर 680 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पीएम सेतु हेतु निर्गत दिशा निर्देश अंगीकृत करते हुए 75 आईटीआई को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने के लिए 3,615 करोड़ रुपए और राज्यांश 1,192.95 करोड़ रुपए की योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत इसके बारे में विस्तार से थोड़ी देर बाद आपको कौशल बताएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र, उनके नामकरण तथा उन क्षेत्रों में भूमि के क्रय विक्रय एवं हस्तांतरण के साथ भूमि के विकास एवं भवनों के निर्माण पर रोक लगाने की स्वीकृति के संबंध में ये 11 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का प्लान है। आपको याद होगा कि 7 निश्चय 3 में इसके संबंध में जिक्र किया गया था। इसके बारे में भी विस्तार से आपको प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास बताएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आईआईटी पटना को 305 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। इसके बारे में विस्तार से आपको सेक्रेटरी आईटी बताएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के फेज 2 के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ 1 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह भी आईआईटी पटना को दी गई है। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जहां पर पुलिस दीदी के लिए, महिला पुलिस कर्मियों जिनको पुलिस दीदी कहते हैं, के लिए 1500 स्कूटी के क्रय हेतु 18 करोड़ 75 लाख रुपए और 3200 मोटरसाइकिल पुलिस कर्मियों के लिए क्रय हेतु 48 करोड़ रुपए, कुल 66 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पटना जिला के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ERSS जो डायल 112 है, डायल 112 का ऑफिस आपको पता है अभी कहाँ चल रहा है। वो एक टेम्पररी जगह है। अब उसका परमानेंट बिल्डिंग बनाने के लिए राजीव नगर क्षेत्र में
ज़मीन अक्वायर कर ली गई थी, वो प्राप्त कर ली गई थी, उस पर काफ़ी बड़ा उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह करा करके उसका एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, जिसके लिए 172 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 7 फ्लोर होंगे। यह काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्ट्रक्चर होगा। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जहां बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा बचाव के लिए 62 मीटर ऊंचाई के एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से टर्न टेबल एरियल लैडर के क्रय के लिए पूर्व के स्वीकृतादेश को संशोधित करते हुए नई स्वीकृति 18 करोड़ रुपए की दी गई है। अगला एजेंडा भी गृह विभाग का है, जिसमें राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए ऑफ कैंपस एवं केंद्रीय फॉरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी के आधारभूत संरचना के लिए पटना के पुनपुन अंचल मौजा डुमरी थाना 34 के विभिन्न खेसरा की कुल 50 एकड़ रैयती भूमि MBR 16-17 के आधार पर भू अर्जन हेतु 287 करोड़ 16 लाख 95 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। इस जगह पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का बिहार का कैंपस बनेगा और वहीं पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी जो है वो भी स्थापित होगा। इन दोनों की स्वीकृति गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिल गई। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें नए राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार को ईस्टर्न जोन का टेक हब बनाना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक कदम लिया गया है। इसके लिए इंडस्ट्री और अकेडमिया जो है उसके बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप होगी। इनोवेशन हब के रूप में ये रिसर्च पार्क डेवलप हो पाएगा। इसमें जो एरियाज हैं, जिन एरियाज पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, जो डोमेन्स हैं, वो लाइफ साइंस एंड मेडिकल इनोवेशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, स्किल एवं अप्लाइड रिसर्च है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है और उसी तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होंगी, इनको बनाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इस रिसर्च पार्क का उपयोग होगा। ये 480 करोड़ की योजना है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा 305 करोड़ का अनुदान IIT को दिया जाएगा, जिसमें मुख्य जो अंग है वो उसकी बिल्डिंग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त IIT पटना द्वारा वहां पर 11 एकड़ की जमीन दी गई है। साथ में 100 करोड़ का फंड उनके द्वारा वहां पे कॉमन फैसिलिटीज और लैब इत्यादि की स्थापना के लिए अपनी तरफ से लगाया जाएगा। और जब ये एक बार बिल्डिंग बन जाएगी, रिसर्च पार्क बन जाएगा, तो इसके ओएनएम पे करीब आने वाले दिनों में 75 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जो अगेन जो ये टेक हब बनेगा उसी के रेंटल इत्यादि से उसको सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे किया जाएगा। इसके माध्यम से करीब 100 कंपनियों को यहाँ पे रिसर्च के लिए लाना तथा 10,000 जो एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके माध्यम से जनरेट करने का गोल है हम लोगों का। जो दूसरा आज मुख्य फैसला IIT के संबंध में हुआ है, वो IIT में इनोवेशन हब हमारा एक है, उसी इंक्यूबेशन जो है उसका फेज 2 परियोजना को, जो कि 39 करोड़ की योजना है, उसको स्वीकृति आज दी गई है। इसका फेज 1 2015 में बिहार सरकार और भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया था, जो कि 47 करोड़ की योजना थी, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा 25 करोड़ और भारत सरकार के द्वारा 22 करोड़ रुपए डेवलप किया गया था। और इसके माध्यम से हमने करीब 200 स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड किया है, जो ESDM, AI, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मुख्यतः कार्य कर रहे हैं। फेज 2 के माध्यम से हम इस इकोसिस्टम को और बड़ा करेंगे और इसके अंदर हम लोग जो ये 39 करोड़ की राशि है, इसके माध्यम से जिस तरह के एक्शन करेंगे, उसमें नए स्टार्टअप्स हैं, इनको लिया जाएगा। करीब 80 स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड किया जाएगा। ये स्टार्टअप्स डीप टेक क्षेत्र से होंगे। एक्सेलरेशन के लिए उनके लिए अलग से फंड रखा गया और सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए भी इसमें अलग से प्रोविजनिंग की गई है। इसके अतिरिक्त जो फेज 1 में क्लीन रूम बना था, उसका ओएनएम का भी प्रावधान है और जो मेंटर्स और जो हमारे स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज होते हैं या उसका जो फाउंडर्स हैं, उनके भी लिए, क्योंकि जब वो एक बार IIT जाते थे तो वहां उनको कुछ दिन के लिए रुकना पड़ता है, तो उनके आवासन की भी व्यवस्था इस स्कीम के माध्यम से की गई है। जो तीसरा प्रमुख आज निर्णय लिया गया है वो है सहयोग सिटीजन हेल्पलाइन। ये सहयोग हेल्पलाइन के माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं, अगर उनकी कोई इश्यूज हैं, उनकी समस्याएं हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उसको एक नंबर के माध्यम से वो रजिस्टर कर सकेंगे।
ये L1 लेवल का सिस्टम होगा, जिसमें कि सभी लोग इसी एक नंबर को जब डायल करेंगे तो अपनी समस्या तक पहुंच सकेंगे। अगर वो समस्या पहले लेवल पे ही सॉल्व हो सकती है तो उसको किया जाएगा, अगर नहीं सॉल्व हो सकती है तो संबंधित विभाग, जैसे कि हमारे जो विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों के कॉल सेंटर को उसको ट्रांसफर करके इसको सोल्यूशन निकालने की इसमें कोशिश की जाएगी। पब्लिक को ये फायदा है कि उनको केवल अब एक ही नंबर याद रखना होगा, और कालांतर में डिफरेंट डिफरेंट विभाग को हम इसके साथ जोड़ेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, और जो ईज ऑफ लिविंग की जो परिकल्पना है उसी के आधार पर इसको आज अप्रूव किया गया है, और आने वाले दिनों में सिटीजन्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हम शहरीकरण की तरफ बढ़े, तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल एरिया टेक्निकल वर्ड है। एरिया वह क्षेत्र है जहाँ पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी, और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा, और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। तो आज राज्य मंत्री परिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे, और उनके कोर एरिया और स्पेशल एरिया को भी आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने कैबिनेट की स्वीकृति उस पर ली है। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा, उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर, और सीतामढ़ी के पास पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप्स विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है, और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार में बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है, और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025 में। उसके तहत हम लोग इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर, यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी।